गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने 3 क्वांटम नंबर्स को कंप्लीट किया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें मेन एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्वांटम नंबर मैंने आपको पढ़ाया था एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमको किसके बारे में जानकारी देता है, नंबर ऑफ सबशेल्स के बारे में, या सबशेल का एड्रेस बताता है कि एस सबशेल में है इलेक्ट्रॉन, की पी सबशेल में है, कि डी सबशेल में है, कि एफ सबशेल में है। और उसके बाद मैंने तीसरा क्वांटम नंबर आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमको ये जो क्वांटम नंबर है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देता है, या ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है। साथ साथ में हमको ये भी बताता है कि एक सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, वो हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जानकारी देता है। जो लास्ट क्वांटम नंबर है वो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ, और लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। हम बार बार बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ते थे, आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो रिवॉल्यूशन था इलेक्ट्रॉन का, वो बिल्कुल सोलर सिस्टम से कंपेयर करके किया गया था, कि जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो चक्कर लगाते समय जो पृथ्वी होती है वो अपनी एक्सिस पर भी घूमती है, अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करती है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाता है, तो वो अपनी एक्सिस पर भी क्या करता है, रोटेट करता है। और उसका जो रोटेशन की डायरेक्शन होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो क्लॉकवाइज होती है और एक क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो ये जो स्पिन का मतलब होता है रोटेशन। तो ये जो क्वांटम नंबर है, ये हमको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देगा। इसके बारे में जानकारी देगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी देगा। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। अब मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया था, तो उसमें एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 हो सकती है, एम की वैल्यूज तो मैंने आपको बताया 0 से लेके डिपेंड करती, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एल पर डिपेंड करती है, कुछ भी वैल्यू एम और एल की हो सकती है। लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इसकी केवल 2 ही वैल्यूज होती हैं। एक वैल्यू होती है +12 और दूसरी वैल्यू होती है -12। अब इस +12 और -12 का क्या मीनिंग है, इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस और रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा डायरेक्शन में, तो एस की जो वैल्यू होगी वो +12 होगी। एस की वैल्यू क्या होगी, +12। और जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा या रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, तो एस की वैल्यू जो होगी वो -12 होगी। मतलब ओवरऑल एस ऑर्बिटल या स्पिन क्वांटम नंबर की केवल 2 ही वैल्यूज होगी। यहाँ ध्यान रखिए, एस मतलब ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ एस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर है, और इस स्पिन क्वांटम नंबर की केवल 2 ही वैल्यूज होगी, +12 और -12। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +12 होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल एस की जो वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर की वो क्या होगी, -12 होगी। तो केवल स्पिन क्वांटम नंबर से हमको इतनी जानकारी मिलती है कि इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस और ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, ये था आपका स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर जो है मैं आपको 2 छोटे छोटे फॉर्मूले बता रही हूँ, जिस पर जनरली कॉम्पिटिटिव लेवल पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 फॉर्मूले आपको बता रही हूँ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको अगर आपको कैलकुलेट करना तो इसके लिए फार्मूला होता है √L+1 मल्टीप्लाइड बाय h/2π। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल में इस एग्जाम में इसको क्वेश्चन को देखोगे, तो ये जो भी वैल्यूज यहाँ आएगी उसके आगे आपका h/2π मेंशन रहेगा। यानी हमको h/2π को कैलकुलेट नहीं करना है, केवल हमको इस चीज को कैलकुलेट करना है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है √L+1 मल्टीप्लाइड बाय h/2π। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि कैलकुलेट, क्वेश्चन मैंने आपको दिया मन से, कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s। 2s का मतलब क्या हुआ,
सेकेंड एनर्जी लेवल के s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। क्वेश्चन को समझा आपने। आपसे बोला गया है कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s। 2s का मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल के s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। अब यहाँ पर देख रहा हूँ मैंने आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए जो फॉर्मूला बताया उसमें मैंने L यूज किया है, और L जो होता है वो क्या होता है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है। और आपको मैं यहाँ पर ऑर्बिटल कौन सा है, S है। कौन सा ऑर्बिटल है, S। तो S ऑर्बिटल के लिए फॉर S ऑर्बिटल L की जो वैल्यू होती है, L की वैल्यू क्या होती है, 0। अब इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √0 ब्रैकेट के अंदर 0 + 1 और इंटू क्या हो जाएगा h/2π, यानी होल ऑफ द टर्म क्या हो जाएगी 0। तो 0 इंटू h/2π, सो इट विल बी 0। तो s ऑर्बिटल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी 0 में h/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल विल बी 0। यहाँ पर इस 2 का कोई लेना देना नहीं है। ये 2 जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, n की वैल्यू है। वो फार्मूले में n का कोई भी यूज नहीं है। यहाँ पर केवल किसका यूज है, एजिमुथल क्वांटम नंबर का, मतलब L का। और s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। उसी प्रकार एक और फार्मूला मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड फार्मूला मैं आपको बताने जा रही हूँ, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक और फार्मूला है। इस फार्मूले का भी सेम टू सेम वही फार्मूला है, बस L को S से रिप्लेस करा है, S × S+1 मल्टीप्लाइड बाय h/2π। यहाँ पर हम स्पिन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको स्पिन क्वांटम नंबर का क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। पर ये क्वेश्चन कब कैसे पूछा जाता है, जैसे आपसे बोला गया कैलकुलेट स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ, कैलकुलेट स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम का जो 11th इलेक्ट्रॉन है उसका आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना उसका, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब आप लोगों ने 9th-10th तक क्या पढ़ा है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और आप उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते होंगे 281 करके। ये आपका K शेल हो गया, ये आपका L शेल हो गया, ये आपका M शेल हो गया। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक क्लॉकवाइज में घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, यानी एक के लिए S की वैल्यू +1/2 और एक के लिए क्या हो जाएगी -1/2। यहाँ पर भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला, इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए या तो +1/2 वैल्यू आएगी या फिर क्या आएगी -1/2 वैल्यू आएगी। तो जब हम S की वैल्यू यहाँ पर +1/2 रखेंगे, क्या रखेंगे +1/2, तो +1/2 इंटू ब्रैकेट में +1/2 +1 और इंटू क्या हो जाएगा h/2π आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा √1/2, ये हो जाएगा आपका इंटू 3/2 और इंटू क्या हो जाएगा h/2π, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू h/2π। 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, तो ये √3/2 इंटू h/π हो जाएगा, h/2π हो जाएगा। अरे बात समझे, यहाँ पर S की वैल्यू अगर अपन -1/2 लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अभी यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसको आप क्लॉकवाइज भी मान सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हो। अगर वहां पर मेंशन करेंगे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो आपको क्या वैल्यू लेना +1/2, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो आपको क्या वैल्यू लेना -1/2। और इस तरह से आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन का आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पर आज आपको फिनिश किया है, ये केवल मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है क्वांटम नंबर और उनके टाइप्स की, और किस क्वांटम नंबर से कौन सी जानकारी मिलती है वो मैंने आपको बताया, और 2 छोटे-छोटे मैंने आपको फार्मूले बताए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। अब हम 1-2 जो न्यूमेरिकल्स हैं वो क्वांटम नंबर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर करेंगे। आपसे कहा गया है कि इफ एटॉमिक ऑर्बिटल है n = 3, एक एटॉमिक इफ an atomic orbital has n = 3, n की वैल्यू क्या है 3 है, और आपसे पूछा गया what are the possible values of
वैल्यूज ऑफ एल एंड एम। आपको एल और एम की पॉसिबल वैल्यूज बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एल निकालने के लिए क्या फार्मूला बताया था मैंने आपको, n-1। तो l इज इक्वल टू 3-1, तो l इज इक्वल टू क्या होगा 2। लेकिन 2 हमेशा डायरेक्ट नहीं आता, इसके पहले 0 और 1 होगा। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l क्या हो जाएगी, इसके पहले की काउंटिंग, ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l जो होगी वो क्या होगी 0, 1 और 2 होगी, ठीक है। अब आपसे पूछा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, m यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैंने आपको बताया था m इज इक्वल टू क्या होता है 2l प्लस 1 होता है। अब l की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2l, 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कितनी हो जाएगी 5। और l की वैल्यूज, m की वैल्यूज को हम कैसे लिखते हैं -l, 0 और प्लस l लिखकर। तो l की वैल्यू 2 है तो -2, -1, 0, +1 और +2 इसकी वैल्यूज जाएंगी। तो इस तरह से क्वांटम नंबर पर बेस्ड अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हमको इन्हीं फार्मूलों को दोहराना है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, द वैल्यू ऑफ n एंड l कैन नेवर बी सेम। l और n की वैल्यू कभी भी 0 इक्वल नहीं, सेम नहीं हो सकती। यानी अगर n इज इक्वल टू 1 है तो l इज इक्वल टू 1 कभी नहीं आएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी लेस देन l, n की जो वैल्यू है वो l से कम कभी नहीं होगी। l की वैल्यू कम हो सकती है बट n की वैल्यू l से कभी भी कम नहीं होगी। तो इस तरह से आप क्वांटम नंबर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मैंने आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस पढ़ाया था। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल का जो पहला डिफरेंस था वो डिफरेंस था कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, दैट सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है और उस सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। और ऑर्बिटल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, द 3 डायमेंशनल स्पेस or area around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum। न्यूक्लियस के आसपास का वो 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की ज्यादा से ज्यादा संभावना होती है वो एरिया क्या कहलाता है, ऑर्बिटल कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे कोई बोले मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो आपको फार्मूला मैंने बताया था 2n⁻² होता है। यहाँ पर n जो है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। उसी प्रकार अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल पूछा, इन एन ऑर्बिटल यानी एक डब्बे में, एक बॉक्स में, जो मैं भी आपके सामने क्वांटम नंबर में बना रही थी, तो उस एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो देयर विल बी ऑलवेज 2, यानी एक बॉक्स में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। जब हम किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को खोज लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर लेते हैं कि हाँ इसमें इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम उसका क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर की 2 डेफिनेशन होती है। जो मेन डेफिनेशन होती है वो तो ये होती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। उसके पीछे का कारण क्या है कि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होती है, सेम होती है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, इस कारण एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो जितने प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाएंगे। तो हम एटॉमिक नंबर को 2 तरीके से याद कर सकते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है या एटम के न्यूक्लियस के बाहर, एटम के आयन की बात नहीं कर रहे हैं हम एटम की बात कर रहे हैं। एटम के न्यूक्लियस के बाहर जितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे वो उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा। हमने एक एटम में पता लगा लिया कि इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को किस की कॉलोनी में डालना है, कॉलोनी के कौन से बंगले में रखना है, उस बंगले के कौन से कमरे में रखना है और एक कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन डालना है, इसका एक सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। और वो जो सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन ऑर्बिट, सबशेल एंड ऑर्बिटल्स, और उस सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। आपको किसी ने लाकर दे दिया कि इस एटम में इतने इलेक्ट्रॉन है, इनको सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करो या सिस्टमेटिकली अरेंज करो, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉलोनी डिसाइड करना पड़ेगी, इतने इलेक्ट्रॉन कौन सी कॉलोनी में आ सकते हैं।
फिर उस कॉलोनी के कौन से बंगले में, उस बंगले में कितने कमरे और एक कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है। ये जो होता है इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या हो गई, द सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिस प्रकार हमको व्हीकल ड्राइव करने के लिए, गाड़ियां चलाने के लिए रोड पर ट्रैफिक में ट्रैफिक सिग्नल्स को ओबे करना पड़ता है, उसी प्रकार जब हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसके अंदर, ऑर्बिट के अंदर, सबशेल के अंदर और ऑर्बिटल्स के अंदर, तो हमको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करना पड़ता है, ओबे करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे ही नहीं लिख दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमको कुछ रूल्स को ओबे करना पड़ता है, और वो 3 रूल्स यहाँ मैं आपको समझाने जा रही हूँ। पहला रूल है आपका अफबाउ रूल। अफबाउ रूल, ये जो पहला रूल है। दूसरा जो आता है वो आता है आपका हुन्स रूल। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और थर्ड जो रूल आता है वो आता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये 3 रूल हमको ओबे करना है क्या करते समय, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते समय। अब सबसे पहला रूल जो है वो है अबव रूल है। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रॉन लेकर बैठेंगे बांटने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट एंटर इनटू द लोअर एनर्जी लेवल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएगा, और फिर बचता है तो उससे थोड़ी हायर एनर्जी पे, फिर उससे थोड़ी द मीन्स क्या हुआ, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भेजना है। तो ये रूल क्या कहलाता है आपका, अबव रूल, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल टेक्स प्लेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये रूल आपका क्या कहलाता है, अबव रूल कहलाता है। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि हमको कैसे पता पड़ेगा किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो अबव ने अपने रूल में क्या बोला, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल टेक्स प्लेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन करना है। हमें क्या मालूम कौन से सबशेल की एनर्जी ज्यादा किसकी कम है, तो उसके लिए उसने एक डायग्राम बनाया था 1s 2s 3s 4s 4p 5s 6s 7s। अब फर्स्ट एनर्जी लेवल पर केवल एक ही सबशेल होता है, वो होता है s, p नहीं होता है। सेकेंड एनर्जी लेवल पर s के साथ में क्या आता है, p भी आता है, तो हम उसको 2p। थर्ड एनर्जी लेवल पर 3p 4p 5p 6p 7p। उसके बाद थर्ड जो सेकेंड एनर्जी लेवल होता है उस पर d सबशेल नहीं होता है, मतलब 2d नहीं होता है। कहां पर आएगा, थर्ड एनर्जी डी जो सबशेल है वो थर्ड एनर्जी लेवल से शुरू होता है, तो 3d 4d 5d और 6d। और जो f सबशेल है वो कहां से शुरू होगा, फोर्थ एनर्जी लेवल से, यानी 4f 5f और 6f। इस तरह से आपको लिखना है। पहले आप क्या लिखोगे, डायग्राम बनाने की टेक्निक ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। पहले 1 से शुरू करते हुए आप 7s तक लिख लीजिए। फिर उसके बाद फर्स्ट एनर्जी लेवल पर p ऑर्बिटल नहीं होता है। p ऑर्बिटल कहां से शुरू होता है, सेकेंड एनर्जी लेवल से। तो सेकेंड एनर्जी लेवल से 7th एनर्जी लेवल तक आप क्या लिख लीजिए, 2p 3p 4p 5p 6p 7p। फिर जो d सबशेल होता है या d ऑर्बिटल्स होते हैं वो थर्ड एनर्जी लेवल से शुरू होते हैं, तो सेकेंड एनर्जी लेवल पे 2d लिखना ही नहीं है हमको। हम क्या करेंगे, थर्ड एनर्जी लेवल से शुरू करेंगे, 3d 4d 5d 6d आगे भी जा सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद जो f सबशेल है वो फोर्थ एनर्जी लेवल से शुरू होता है, मतलब थर्ड एनर्जी लेवल पर 3f मेंशन नहीं होते ही नहीं है। जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल पे फर्स्ट 1p नहीं होता है, सेकेंड एनर्जी लेवल पे 2d नहीं होता है, थर्ड एनर्जी लेवल पे 3f नहीं होता है ना। तो f ऑर्बिटल कहां से शुरू होता है, फोर्थ एनर्जी लेवल से, तो 4f 5f और 6f कर देना है। इस तरह से जब आप लिख लेते हो तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का डायग्राम बन गया। सबसे पहले जैसे आप इलेक्ट्रॉन उठाओगे तो उसको आप 1s ऑर्बिटल में डालोगे। कहां पर डालोगे, 1s में। फिर 1s के बाद आप कहां पर जाओगे, 2s में। 2s के बाद आप कहां पर आओगे, 2p में। 2p से कहां जाओगे, 3s में। 3s के बाद कहां जाओगे आप, 3p में।
फिर 4s में, 4s के बाद 3d में, 3d के बाद 4p में, 4p के बाद 5s में, 5s के बाद 4d में, 4d से 5p में, 5p से 6s में, 6s के बाद 4f, 5d, 6p, 7s, 7s के बाद 5f, 6d, 7p और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा 6f, उसके बाद आगे आपका 7d वगैरह चलता रहेगा। तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल है। क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस ऑर्बिटल है। सबसे कम एनर्जी किसकी है 1s की और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, यहाँ पर मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग 6f की है। ठीक है, तो ये था आपका अबाउट डायग्राम फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी। नाउ इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर में अपन बाकी रूल्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।